नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कन्हैया के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बीपीएससी टीआरई 1, 2.0 एंड 3.0 में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जिसका नाम है शब्द शक्ति। दोस्तों, शब्द शक्ति वह क्षमता है जिसका अर्थ प्रकट होता है, जिसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कोई एक शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ अगर समझ में आता है, नहीं भी समझ में आता है, कुछ अलग तरीके से समझ में आता है, जो भी कुछ समझ में आता है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मोहम्मद ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के 3 भेद बताए हैं। अर्थात शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के समान अर्थ को बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जो साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराती हो, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे किसी शब्द को पढ़ने पर उसका अर्थ अगर हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है, तो वहाँ पे कौन सा शब्द शक्ति होती है? वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे घोड़े अस्तबल में हैं या घोड़े अस्तबल में बैठे हैं, तो इसका अर्थ मुझे समझ में आ जा रहा है कि घोड़े अस्तबल में बैठे हैं, तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसे रमा नृत्य कर रही है, रमा क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, इसका भी अर्थ समझ में आ जा रहा है, तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जहाँ मुख्य अर्थ को समझने में बाधा हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा व्यक्त अर्थ लक्षणार्थ कहलाता है और लक्षणार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द लक्षक कहलाता है। लक्षणा शब्द शक्ति की 3 स्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं। पहला जहाँ पे मुख्यार्थ का ज्ञान हो उसमें बाधा हो। मुख्यार्थ और लक्षणा में परस्पर संबंध होता है। लक्षणा द्वारा भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण, लाठियाँ चल रही हैं। अच्छा, इसका अर्थ देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि लाठियाँ चल रही हैं। लाठी के तो पैर होते नहीं, वे चल नहीं सकती, इसलिए इसका मतलब होता है कि मारपीट हो रही है। देखिए, इसका जो मुख्य अर्थ है वह मुख्य अर्थ बाधा हो रहा है। बाधा कैसे हो रहा है? जैसे लाठियाँ चल रही हैं, लाठी के तो हाथ पैर अब है नहीं कि वो चलेंगे, तो इसलिए इसका एक सामान्य अर्थ न होकर एक विशिष्ट अर्थ देता है। जैसे कि लाठियाँ चल रही हैं, इसका अर्थ सेंस के आधार पर निकाला जा सकता है कि लाठियाँ चल रही हैं, इसका मतलब कि मारपीट हो रहा है। जैसे कि अब सुधा तो नीली गाय है। अब सुधा तो गाय हो नहीं सकती क्योंकि सुधा लड़की का नाम है, तो इसका मतलब यह है कि इसका सेंस हमें निकालेंगे कि सुधा तो नीली गाय है, मतलब कि सुधा तो यह एक गाय है, मतलब कि गाय के समान एकदम सीधी सादी है। तुम तो लोहे के बने हो, इसका अर्थ मतलब यह है कि कोई इंसान लोहे का तो बन नहीं सकता, जिसका मतलब यह है कि तुम तो लोहे के बने हो, मतलब कि लोहे जैसे मजबूत हो, इसका अर्थ ये होगा। इसी आधार पे हम लोग ये समझ गए कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? जहाँ पे समान अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, जो साधारण लोक भाषा में जो प्रचलित होती है, जिसका अर्थ हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझे। जैसे कि घोड़े अस्पताल में बैठे हैं, रमा नृत्य कर रही है। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ पे मुख्य अर्थ को समझने में बाधा हो, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द को व्यक्त करने वाला जो अर्थ होता है लक्षणार्थ कहलाता है। जो लक्षणार्थ को व्यक्त करता है उसे लक्षक कहते हैं। इसको हम लोगों ने सेंस के आधार पर समझा था कि लाठियाँ चल रही हैं, सुधा तो नीली गाय है, तुम तो लोहे के बने हो। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के 4 भेद होते हैं: रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब आगे पढ़ते हैं रूढ़ा लक्षणा। जिस वाक्य में रूढ़ी, परंपरा, लोकोक्ति या मुहावरे की बात हो, वहाँ पे रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे कि रामलाल तो हरिश्चंद्र है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? परंपरा है। हरिश्चंद्र हम किसे कहते हैं? जो सत्यवादी होता है, उन्हें हम हरिश्चंद्र कहते हैं। रामलाल तो हरिश्चंद्र, कहने का मतलब ये है कि रामलाल हरिश्चंद्र है, मतलब कि रामलाल सत्यवादी है। रमेश ने अपने पिता की नाक कटवा दी। देखिए, नाक कटने का मतलब क्या है? इज्जत गंवाना। तो इसका अर्थ निकलेगा कि राम ने अपने पिता की नाक कटवा दी, अर्थात रमेश जो है अपने पिता की नाक कटवा दी, मतलब रमेश ने कोई ऐसा काम किया होगा कि उसके पिता की नाक कट गई। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ये मुहावरा है, लोकोक्ति है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग दूसरा। अब रूढ़ी लक्षणा आपको समझ में आ गया होगा। प्रयोजनवादी लक्षणा में
जिस शब्द शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित होता है, मुख्यार्थ बाधित हो और लक्षणार्थ का बोध वहाँ प्रयोजनवादी लक्षणा होती है। जैसे देखो, यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। अब देखिए, यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, मतलब कोई हड्डियों का ढांचा तो खड़ा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग उसको देख के डर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, कोई इंसान है, मतलब हड्डियों का ढांचा से मतलब यह है कि वो बहुत दुबला पतला है। कि वही कह रहे हैं कि यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, क्योंकि इसका मुख्य अर्थ तो निकल नहीं रहा है। कोई हड्डी का ढांचा कैसे खड़ा हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसका अर्थ निकालेंगे, यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, इसका मतलब यह है कि कोई दुबला पतला व्यक्ति सामने खड़ा है। यह प्रयोजनवादी लक्षणा के अंतर्गत आएगा। वाह, क्या हवा महल बनवाया है। अब हवा महल बनवाया है, मतलब एक सांस्कृतिक धरोहर है हवा महल। तो इसी पे कह रहे हैं कि वाह, क्या हवा महल बनवाया है। कोई घर बनवाया, मतलब उसको हवा महल जैसा बनवाया होगा, तो इसे कहते हैं कि क्या वाह, क्या हवा महल बनवाया। इसका भी अर्थ समझ में आ गया। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवादी लक्षणा में आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं उपादान लक्षणा। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है तब उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है, मतलब कहने का मतलब जब लक्षणार्थ में जब शब्दार्थ भी शामिल हो जाता है तो वहाँ पे उपादान लक्षणा होता है। जैसे भैया, जब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का पता चलेगा। देखिए, आटे दाल, कोई कुछ आटे दाल क्या है, शब्दार्थ है, क्योंकि आटे दाल का मतलब समझ में आ रहा है, तो यह शब्दार्थ है। शब्दार्थ भी क्या होता है, एक वाच्यार्थ होता है, तो वाच्यार्थ शामिल हो गया। अब लेकिन आटे दाल का पता चलेगा, मतलब कहने का मतलब आटे दाल का पता नहीं चलेगा, मतलब आटे दाल का पता चलने का मतलब है कि आपको दाल रोटी का पता चलेगा, मतलब कि कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, ये पता चलेगा। दो बंदूक ने सारा गांव लूट लिया। देखिए अगला उदाहरण देखिए, दो बंदूक ने सारा गांव लूट लिया, मतलब कहने का मतलब ये बंदूक तो गांव लूटने जाएगी नहीं, दो बंदूकधारी ने सारा गांव लूट लिया। दो बंदूक का अर्थ तो हमें समझ में आ गया कि दो बंदूक है, लेकिन इसमें वाच्यार्थ शामिल है, लेकिन लक्षण भी का भी भेद हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उपादान लक्षणा होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा उपादान लक्षणा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लक्षण लक्षणा। जब लक्षण से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, अर्थात जब लक्षण के आधार पर, यहाँ पे लक्षण होगा, जब लक्षण के आधार पर अर्थ व्यक्त हो, वहाँ पे लक्षण लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण, वह उल्लू है, कहने का मतलब कि वह उल्लू है। वह उल्लू तो हो नहीं सकता, मतलब उल्लू की तरह वह क्या है कि रात में जागने वाला है कोई व्यक्ति, इसलिए कहते हैं कि वह उल्लू है। तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है। अब किसी का हृदय तो पत्थर का बनेगा नहीं, इंसान का, तो मतलब कहने का मतलब वो कठोर है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो इसका हृदय तो पत्थर का बना है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद क्या होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति समझ में सबको आ गया होगा कि लक्षणा शब्द शक्ति वो शक्ति होती है जिसका मुख्यार्थ का ज्ञान उसमें बाधा होता है, जिसमें मतलब कि सीधा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, उसे हम लोग सेंस के आधार पर अर्थ निकालते हैं। जैसे लाठियाँ चल रही हैं, सुधा तो नीली गाय है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हमने बताए, आपको 4 भेद बताए थे। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा आप लोगों को समझ में आएगा, जिसमें लोढ़ी परंपरा, लोकोक्ति, मुहावरे का बोध होता है, वहाँ पे रूढ़ा लक्षणा होती है। राम तो हरिश्चंद्र गाय है। प्रयोजनवादी लक्षणा आपको बता दीजिए, शब्द शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित होता है। जैसे यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, मैंने इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आगे पढ़ते हैं उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा भी आप लोगों को समझ में आई, जिसमें वाच्यार्थ भी शामिल होता है। भैया, अब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का पता चलेगा, दो बंदूक ने सारा गांव लूट लिया, ये भी समझ में आ गया। आगे है लक्षण लक्षणा। जब लक्षण से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, अर्थात जब लक्षण के आधार पर अर्थ व्यक्त हो, लक्षण लक्षणा कहलाती है। इसका उदाहरण भी हमने आपको समझाया कि वह उल्लू है, तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है। अब आगे हम लोग लास्ट पढ़ते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति से, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ और लक्षणार्थ दोनों बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ का प्रतीक होना व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ पे शब्दार्थ और लक्षणार्थ दोनों का अर्थ न निकले और किसी अन्य अर्थ का प्रतीत होता है, वहाँ पे कौन सा शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है। शेष अर्थ श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। यह अर्थ तो देता है, लेकिन सुनने वाला और जो पढ़ने वाला होता है या सुनने वाला जो होता है, उसे वह अलग अलग सेंस निकाल सकता है। जैसे देखिए 5 बज गए, जैसे उदाहरण 5 बज गए। अब देखिए 5 बज गए का मतलब क्या है कि कोई ऑफिस गया होगा, उसके लिए 5 बज गए कहेंगे तो उसके 5 बजने का सेंस तो निकलेगा कि अब छुट्टी होने वाली है।
कोई बच्चा स्कूल गया है तो 5 बज गए का मतलब क्या है कि अब छुट्टी होने वाली है, छुट्टी होने वाली है। कोई गाय चराने गया है तो अब 5 बजे का मतलब ये हो जाएगा कि अब उसको चलो गाय को बांधना है। तो इसलिए जो 5 बज के सुनेगा वो उसको उसके अर्थ में वह अलग अलग अर्थ निकालेगा। इसी को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कि जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ और लक्षणार्थ दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ का प्रतीत होता है, वहाँ पे शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, यह सिर्फ अर्थ बताएगी। इसे श्रोता अथवा पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण है 5 बज गए। अब जैसे ही 5 बजने को कहा गया लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे। जैसे ऑफिस में बैठा व्यक्ति को कहेंगे 5 बज गया तो उसे लगेगा कि वो अर्थ निकालेगा कि अब 5 बज गया, इसका मतलब कि अब घर जाना है। कोई भैंस चराने गया है तो उसको 5 बज गया कहेंगे अब भैंस को घर पे बांधना है। अब कोई किसी को जैसे कोई कहीं जाना है बोल दे किसी को, मैंने किसी को का काम बोला है तो मैंने बोला 5 बज गए तो वो सोचेगा कि अच्छा वो काम को याद दिला रहा है। तो मतलब कि अलग अलग कहने का मतलब यह है कि व्यंजना शब्द शक्ति में कोई व्यंग का भाव होता है। 5 बज गए का मतलब कि जो जिसके सेंस में जो समझना चाहिए अलग अलग अर्थ के आधार पर श्रोता या पाठक इसको अर्थ निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। देखिए शाब्दिक व्यंजना से अगली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी हो सकता है शाब्दिक व्यंजना से या तो आर्थिक व्यंजना से निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना को मैंने अलग अलग स्लाइड बना दिया है, इसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ लेंगे कि जैसे कि शाब्दिक व्यंजना क्या होती है, किसी विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। वही उसी तरह आर्थिक व्यंजना कहती है शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। जो क्या होती है, जो शब्द व्यंजना होती है किसी विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति शब्द व्यंजना कहलाती है। जैसे यहाँ पे अधिकतर उदाहरण होते हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण होते हैं और यहाँ पे अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक व्यंजना में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और आर्थिक व्यंजना में एकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ व्यक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम शब्द बदल देंगे, जैसे कि रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब देखिए, अब पानी का अर्थ हमने अलग अलग अर्थ में निकाला है। अब देखिए जैसे कि पानी का अर्थ मोती ने अलग अर्थ में निकाला, मानुष ने अलग अर्थ में, चूने को अलग अर्थ में निकाला गया। तो यही है शाब्दिक व्यंजना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे पानी एक ही शब्द है लेकिन इसका अनेक लोगों में अलग अलग अर्थ प्रयोग हुआ है। अब जैसे कि शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ पे शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, री अभाव की चपल बालिके। री अभाव की चपल बालिके मतलब चपल मिस चंचल, मिस बालिके, मिस होता है बालिके। री अभाव की चपल बालिके मतलब कि लड़की जो है वो बहुत चंचल है। आशा करते हैं कि आपको यह शब्द शक्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति का मतलब होता है शब्द की वह क्षमता जिसमें अर्थ प्रकट होता है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के 3 प्रकार बताए थे, अभिधा, शब्द, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा को हमने बताया कि जहाँ पे सामान्य अर्थ का बोध होता है वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है, साधारण लोग प्रस्तुत होती है। जैसे घोड़े अस्तपल में। लक्षणा शब्द शक्ति मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ पे लक्षण के आधार पर व्यक्त बोध होता है, जहाँ पे समान अर्थ न देकर कोई विशिष्ट अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लाठियाँ चल रही हैं, लाठियाँ के हाथ पैर तो होते नहीं कि लाठियाँ चलेंगी, तो इसलिए हमने एक सेंस लगाया कि लाठियाँ चल नहीं रही है अर्थात मारपीट हो रही है। सुधा तो नीली गाय है, सुधा तो गाय हो नहीं सकती, मतलब कि नीली गाय का मतलब सुधा तो मतलब कि सीधी सादी है। तुम तो लोहे के बने हो, कोई इंसान लोहे का तो बन नहीं सकता, इसलिए हमने अर्थ लगाया कि मतलब कि तुम लोहे जैसे कठोर हो। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद मैंने बताया, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा आपको बता ही दिया, प्रयोजनवादी लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब व्यंजना शब्द शक्ति मैंने बताया, जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ और लक्षण दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ का प्रतीत होना व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति में कोई एक अन्य अर्थ निकलता है, इसमें अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शाब्दिक व्यंजना, आर्थिक व्यंजना, मैंने इसके भेद बताया, 2 भेद, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है और यहाँ पे अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, और आर्थिक व्यंजना में यहाँ पे एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे अर्थ बदलने पर भी इसका जो व्यंग होता है उसका बाधित नहीं होता, मुख्य अर्थ जो है बाधित नहीं होता। आशा करते हैं कि आपको यह शब्द शक्ति बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार आप लोग वीडियो को जरूर
देख लीजिएगा, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।